बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। इतवार को हैदराबाद के करीब रंगारेड्डी ज़िले में टीआरएस की एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें इलेक्शंस का ऐलान किया जा सकता है और तेलंगाना असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान किया जा सकता है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। इसके अलावा सीरिया के इदलिब में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है और इसके भी संगीन नताइज निकल सकते हैं। इन खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। इदलिब में सीरिया जंग की सबसे खौफनाक लड़ाई हो सकती है, अमेरिका ने कहा, दुनिया देख रही है। इदलिब ऑपरेशन से इंसानी तबाही मचेगी, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। सीरिया ने कहा दहशतगर्दों के सफाए का फैसला कर लिया गया, अमेरिका ने भी हमलों के लिए टारगेट तय कर लिए। सऊदी अरब कतर को जजीरा बना देगा, नहर खोदने के लिए $75 करोड़ का प्रोजेक्ट, टेंडर्स हासिल कर लिए गए। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद बंद करने की तस्दीक कर दी, गाजा सरहद पर इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 240 जख्मी। बरतानिया के वजीर तेहरान पहुंचे, ईरानी ओहदेदारों के साथ न्यूक्लियर डील पर बात की। केसीआर इतवार को तेलंगाना असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, टीआरएस की सालगिरह पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जलसे की तैयारियां पूरी। केटीआर ने कहा इतवार की मीटिंग के बाद सियासी माहौल गर्म होगा, अमित शाह ने भी तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स को इलेक्शंस के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। एशियन गेम्स हॉकी में हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल, पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की सरकारी फौज इदलिब में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए तैयार है। समझा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई साबित हो सकती है। सीरिया के अलग अलग मकामात से सरकारी फौज के सामने हथियार डालने वाले अलग अलग ग्रुप्स के मिलिटेंट्स और उनके घर वाले इदलिब में जमा है, जहां पहले से ही अल नुसरा फ्रंट या जबहतुल फतेह अल शाम और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के फाइटर्स मौजूद हैं। इदलिब ऑपरेशन से सीरिया जंग का खात्मा हो सकता है, जो पिछले 7 साल से जंग की वजह से परेशान है। इस जंग में सरकारी फिगर्स के मुताबिक अब तक 3.5 लाख लोग हलाक हो चुके हैं और सीरिया की आधी आबादी जंग की वजह से बेघर हुई है। इसके अलावा सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है। मगरबी मुल्कों के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इदलिब की लड़ाई में सिविलियंस मुतासिर हो सकते हैं। रशिया ने कहा है कि इदलिब दहशतगर्दों का अड्डा है और इस नासुर को खत्म करना जरूरी है। दूसरी तरफ मगरबी मुल्कों ने इदलिब ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया इदलिब की सूरत हाल को देख रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि इदलिब हमले से पहले से खतरनाक सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ जाएगी। माइक पॉम्पियो ने रशिया के वजीर खारजा पर इल्जाम लगाया कि वो इदलिब में सीरियन फौज के हमले को दुरुस्त ठहरा रहे हैं। पिछले 1 महीने से बशार अल असद की वफादार फौजें इदलिब के करीब जमा हैं। इदलिब तुर्की की सरहद के करीब है। माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पर कहा कि सर्जी लावरोव इदलिब पर सीरिया और रशिया के हमले का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 लाख बेघर होने वाले सीरियंस इदलिब में जमा हुए हैं, वहां भी उन्हें जारहियत का सामना है। ये अच्छी बात नहीं है, दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इदलिब में फौजी ऑपरेशन की सूरत में एक इंसानी तबाही मचेगी। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन की सूरत में कई और लोग बेघर होंगे। उन्होंने सीरिया और जॉर्डन का दौरा करने के बाद लेबनान में ये बात कही। इदलिब की लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इदलिब के सिविलियंस भी लड़ाई की जद में आने से बचने की तैयारियां कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि इदलिब ऑपरेशन की सूरत में 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी।
खबर है कि अमेरिका ने केमिकल हमले की सूरत में सीरिया में बास जगहों पर हमले करने के लिए एक लिस्ट बनाई है। अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से CNN ने ये बात बताई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये हमले कब किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका सीरिया की फौज की तरफ से बागियों के कब्जे वाले इदलीब में ऑपरेशन को तनाव बढ़ाने की कार्रवाई की नजर से देखेगा। सीरिया की फौज ने इदलीब में ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जो मुल्क में हुकूमत के मुखालिफ मिलिटेंट्स का आखिरी ठिकाना है। सीरिया की हुकूमत और रशिया ने वार्निंग दी है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस सीरिया में नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। सीरिया और रशिया ने दावा किया कि इदलीब में मिलिटेंट्स केमिकल हमले करेंगे और इसके लिए बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे और इस बहाने से सीरिया में मगरबी मुल्क हमला करेंगे। सीरिया के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क इदलीब में दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्म करने का फैसला कर चुका है। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क अब भी केमिकल हथियारों का झूठ फैलाते हुए मिलिटेंट्स की मदद कर रहे हैं। सीरिया की सरकारी टेलीविजन से बातचीत करते हुए फैसल मकदाद ने सीरिया के बारे में गलत मुहिम चलाने पर मगरबी मीडिया पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सीरिया में दहशतगर्द केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार ने सीरिया के रेफ्यूजियों की बाइज्जत मुल्क वापसी की जरूरत पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने कहा कि लबनान में सीरिया के रेफ्यूजियों को महफूज और बाइज्जत तरीके से वापस बुलाना चाहिए। तुर्की की सरहद के करीब सीरिया के एक टाउन में कार बम धमाका हुआ। इस हमले में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ और बाज जख्मी हुए। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में धमाके के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि ईरान ने सीरिया में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का अड्डा कायम किया है। तस्वीरों के साथ ये दावा किया गया और कहा गया कि इस अड्डे की तामीर आखिरी मरहले में है और 2019 के शुरू तक ये अड्डा पूरा हो जाएगा। इराक में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए मुल्क के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की दखल अंदाजी पर गुस्से का इजहार किया। बगदाद में कई लोग जमा हुए और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली फौज ने गजा पट्टी के करीब ताकत का एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए कम से कम 240 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़िद्रा ने बताया कि जख्मियों में 3 मेडिकल वर्कर्स और एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। 82 जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। एक 10 साल का बच्चा और एक मेडिकल स्टाफ की हालत नाजुक बताई गई है। 30 मार्च के बाद से ऐसे मुजाहरे और झड़पें हर जुमे को मामूल बन गए हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि वापसी के हक का मुतालबा करते हुए हजारों फलस्तीनी गजा सरहद पर जमा हुए। हमास ने फलस्तीनियों की मदद रोकने के फैसले पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। हमास के तर्जुमान सामी अबू जहरी ने कहा कि मदद रोकने और फलस्तीनियों की वापसी के हक को रद्द करने के अमेरिकी फैसलों से यह साबित होता है कि अमेरिका फलस्तीनियों, अरबों और मुसलमानों का दुश्मन है। फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने कहा है कि फंडिंग रोकने का अमेरिका का फैसला अफसोसनाक है। आलमी इदारे के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका इस फैसले से लाखों लोगों को उनके हक से महरूम कर रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा महरूमी की जिंदगी गुजारेंगे। यूनाइटेड नेशंस का ये इदारा तकरीबन 70 साल से बेघर फलस्तीनियों की मदद करता है जो लबनान, सीरिया, जॉर्डन और कब्जा किए गए फलस्तीनी इलाकों में रहते हैं। इसराइल ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद रोकने के अमेरिका के फैसले की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जुमे को ऐलान किया कि उसने काफी गौर व फिक्र के बाद इस मंसूबे के लिए फंडिंग रोक दी है। इस कदम से फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाला इदारा माली बहरान से दो चार हो जाएगा। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आलमी एजेंसी के ऑपरेशन में कई खामियां थीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके ओहदेदारों ने कहा कि वो फलस्तीनियों की हालत बेहतर बनाना चाहते हैं और फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बातचीत कराना चाहते हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मदद बंद करने के अमेरिका के फैसले को एक हमला करार दिया। सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने कहा कि ये फलस्तीनी अवाम पर सख्त हमला है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इदलिब में सीरिया जंग की सबसे खौफनाक लड़ाई हो सकती है, अमेरिका ने कहा, दुनिया देख रही है। इदलिब ऑपरेशन से इंसानी तबाही मचेगी, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। सीरिया ने कहा दहशतगर्दों के सफाए का फैसला कर लिया गया, अमेरिका ने भी हमलों के लिए टारगेट तय कर लिए। सऊदी अरब कतर को जजीरा बना देगा, नहर खोदने के लिए $75 करोड़ का प्रोजेक्ट, टेंडर्स हासिल कर लिए गए। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद बंद करने की तस्दीक कर दी, गाजा सरहद पर इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 240 जख्मी। बर्तानिया के वजीर तेहरान पहुंचे, ईरानी ओहदेदारों के साथ न्यूक्लियर डील पर बात की। केसीआर इतवार को तेलंगाना असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, टीआरएस की सालगिरह पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जलसे की तैयारियां पूरी। केटीआर ने कहा इतवार की मीटिंग के बाद सियासी माहौल गर्म होगा, अमित शाह ने भी तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स को इलेक्शंस के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। एशियन गेम्स हॉकी में हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल, पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में हैदराबाद और तेलंगाना की एक अहम खबर देखते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासती असेंबली को तहलील या डिसॉल्व कर सकते हैं और इसका ऐलान इतवार को किया जा सकता है। इस साल नवंबर या दिसंबर में 4 रियासतों के इलेक्शंस के साथ तेलंगाना में भी असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। टीआरएस के एक लीडर ने यह बात बताई। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस अगले साल अप्रैल या मई में लोकसभा इलेक्शंस के साथ होने वाले थे, लेकिन टीआरएस में ऐसा ख्याल पाया जाता है कि लोगों में पार्टी की अच्छी इमेज है और जल्द से जल्द इलेक्शंस कराते हुए इससे फायदा उठाया जा सकता है। टीआरएस के इस लीडर ने अपना नाम ना बताने की ख्वाहिश करते हुए ये तफसीलात बताई। टीआरएस ने एक सर्वे कराया है जिसमें ये बात सामने आई है कि अगर कुछ महीनों के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं तो पार्टी 117 में से तकरीबन 100 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस साल नवंबर या दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। हालिया अरसे में चंद्रशेखर राव ने 2 बार दिल्ली का दौरा करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि इन दौरों का मकसद वजीर आजम को जल्द इलेक्शंस कराने के लिए कायल करना था। केसीआर आंध्र प्रदेश के साथ इलेक्शंस नहीं चाहते क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है और ऐसी सूरत में तेलंगाना में टीआरएस के अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं। टीआरएस लीडर ने कहा कि जल्द इलेक्शंस कराने से केसीआर को लोकसभा इलेक्शंस के वक्त खुलकर खेलने का मौका मिलेगा और वो कौमी सतह पर भी इत्तेहाद कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से टीआरएस और बीजेपी के दरमियान खूब छन रही है। हालिया अरसे में नरेंद्र मोदी ने केसीआर की तारीफ भी की। टीआरएस ने हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और मोदी हुकूमत को फायदा पहुंचाया था। बाद में टीआरएस ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे के लिए भी एनडीए उम्मीदवार की तायीद की थी। खबरों में कहा गया कि केसीआर इतवार को ही पार्टी के एक जबरदस्त जलसे आम से पहले असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला कर सकते हैं। इतवार के जलसे से पहले दोपहर 1 बजे कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होगी। टीआरएस की मीटिंग को हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसे आम समझा जा रहा है जिसमें 25 लाख लोगों को लाने का मंसूबा है। यह जलसा रंगारेड्डी जिले में 2000 एकड़ के एक इलाके पर हो रहा है जिसे प्रगति निवेदना सभा का नाम दिया गया है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर के बेटे और आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पार्टी लीडर्स जलसे में अहम ऐलान कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद रियासत का सियासी माहौल यकीनन गर्म होगा। केटीआर के इस बयान के बाद इस ख्याल को मजबूती हासिल हो रही है कि असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है और नवंबर या दिसंबर में तेलंगाना असेंबली के इलेक्शंस हो सकते हैं। 2 सितंबर को टीआरएस पार्टी की 14वीं सालगिरह है और इस मौके पर इस जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। बीजेपी सदर अमित शाह ने पार्टी के तेलंगाना लीडर से कहा है कि वो इसी साल इलेक्शंस के लिए तैयार रहें। अमित शाह ने बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरों से शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात की। उन्होंने करनूल जाते हुए ये मुलाकात की। करनूल में वो आरएसएस की चिंतन बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। टीआरएस लीडर केसीआर की बेटी और निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने कहा कि रियासत में टीआरएस का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बड़े पैमाने पर मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि लोग अपने लीडर की बात सुनना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने एक मुल्क एक इलेक्शन के मंसूबे की तायद की है। रावत ने कहा कि लॉ कमीशन ने हाल ही में एक साथ इलेक्शंस कराने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिस पर गौर किया जा रहा है। ये एक अच्छी तजवीज है। दुनिया भर से हम एक बार फिर देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। सऊदी अरब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो कतर के अतराफ एक नहर खोदकर कतर को जजीरा या आइलैंड बनाने की तैयारी कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक सीनियर एडवाइजर सऊद अल कहतानी ने ट्विटर पर लिखा कि वो बेचैनी से सलवा जजीरे के मंसूबे की तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। ये एक अजीम तारीखी मंसूबा है जिससे खित्ते का जोग्राफिया बदल जाएगा। अब तक सरकारी तौर पर इस मंसूबे के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद कतर को सऊदी जमीन से अलग करना है। पिछले 14 महीनों से कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान तनाव पाया जाता है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने 2017 में कतर से सफारती ताल्लुकात तोड़ते हुए इल्जाम लगाया था कि वो दहशतगर्दों की मदद कर रहा है और सऊदी अरब के दुश्मन ईरान के करीब हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस और कुवैत ने इस बहरान को हल करने के लिए बहुत कोशिशें की लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। कतर को जजीरा बनाने के मंसूबे पर $75 करोड़ का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक हिस्से में न्यूक्लियर कचरा रखने का गोदाम बनाया जाएगा। जून के महीने में मीडिया की एक खबर में कहा गया था कि नहर खोदने में माहिर 5 कंपनियों को इस काम के लिए बुलाया गया है और किस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया इसका ऐलान इसी महीने यानी सितंबर में किया जाएगा। बरतानिया के एक वजीर ने ईरान का दौरा शुरू किया और न्यूक्लियर डील के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की। बरतानिया के नायब वजीर खारजा एलिस्टर बट और ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास अरगची के बीच एक मुलाकात में न्यूक्लियर डील की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई। बरतानिया के वजीर 2 दिन के दौरे पर हैं। न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद बरतानिया के कोई वजीर पहली मरतबा ईरान का दौरा कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के बीच इस तरह का पहला सरकारी राब्ता है। ब्राजील की एक अदालत ने साबिक सदर लोला डा सिल्वा के इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने इसके लिए करप्शन के केस में उनके रोल का हवाला दिया। ब्राजील में अक्टूबर के महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को साउथ कैलिफोर्निया में पुलिस ने एक वाकये में गोली मारकर हलाक कर दिया। इस एक्ट्रेस ने एक नकली बंदूक पुलिस पर तान दी थी। इस एक्ट्रेस ने नकली बंदूक पुलिस को दिखाई और पुलिस ने समझा कि ये असली बंदूक है और उसे गोली मार दी। इस अदाकारा की पहचान 49 साल वेनिसा मेरिकोस की हैसियत से की गई है। ये वाकया वेनिसा के अपार्टमेंट में पेश आया। उन्होंने एक टीवी मेडिकल ड्रामा ER और फिल्म स्टैंड एंड डिलीवरी में काम किया था। पुलिस को एक फोन करते हुए वेनिसा के मकानदार ने बुलाया था और कहा था कि अदाकारा को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। बताया गया कि जब पुलिस वहां पहुंची वेनिसा ने पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। ऐसा मालूम होता है कि वो किसी जहनी बीमारी का शिकार थी। अदाकारा ने अपनी नकली पिस्तौल निकाली और पुलिस को दिखाई जिस पर उसे गोली मार दी गई। ओहदेदारों ने बताया कि वो असली बंदूक नजर आ रही थी। पुलिस को बाद में पता चला कि वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। करीबी लोगों ने बताया कि वो अपने करियर में फिर से वापसी करना चाहती थी। वो बीमारियों से लड़ रही थी, इसके बावजूद वो वापसी करते हुए ऑस्कर जीतने का ख्वाब देखती थी। 2014 में उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उसने अपनी जिंदगी भर की बचत डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर लुटा दी है लेकिन उसका सही इलाज नहीं हुआ। वो रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। इस अदाकारा ने पिछले साल उस वक्त तवज्जो हासिल की थी जब उन्होंने ट्वीट किया था कि जॉर्ज क्लूनी ने हॉलीवुड में उन्हें ब्लैकलिस्ट कराने में अहम रोल अदा किया।
एशियन गेम्स हॉकी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हिंदुस्तान ने दिन की शुरुआत अच्छी खबरों से की। बॉक्सिंग और ब्रिज में 2 गोल्ड मेडल जीते गए। बॉक्सर अमित पंघाल ने एक ओलंपियन चैंपियन को हैरान कर दिया। हॉकी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, जिसके साथ ही इंडोनेशिया में खेले जाने वाले एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के मेडल्स की तादाद 69 हो गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इदलिब में सीरिया जंग की सबसे खौफनाक लड़ाई हो सकती है, अमेरिका ने कहा, दुनिया देख रही है। इदलिब ऑपरेशन से इंसानी तबाही मचेगी, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। सीरिया ने कहा दहशतगर्दों के सफाए का फैसला कर लिया गया, अमेरिका ने भी हमलों के लिए टारगेट तय कर लिए। सऊदी अरब कतर को जजीरा बना देगा, नहर खोदने के लिए $75 करोड़ का प्रोजेक्ट, टेंडर्स हासिल कर लिए गए। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद बंद करने की तस्दीक कर दी। गाजा सरहद पर इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 240 जख्मी। बरतानिया के वजीर तेहरान पहुंचे, ईरानी ओहदेदारों के साथ न्यूक्लियर डील पर बात की। केसीआर इतवार को तेलंगाना असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। टीआरएस की सालगिरह पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जलसे की तैयारियां पूरी। केटीआर ने कहा इतवार की मीटिंग के बाद सियासी माहौल गर्म होगा। अमित शाह ने भी तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स को इलेक्शंस के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। एशियन गेम्स हॉकी में हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल, पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को नहीं इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।